हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं इन सभी वीडियोज़ का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि पंजाब का तीज या तिया त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए, पंजाब का जो तीज फेस्टिवल है, यह फेस्टिवल वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है और तीज त्यौहार जो है यह मानसून के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब में मनाया जाता है। अच्छा, पंजाब में लोहड़ी भी मनाया जाता है। ठीक है, लोहड़ी के बारे में जान लीजिए। देखिए, लोहड़ी जो है यह मकर संक्रांति के दिन से ठीक पहले मनाया जाता है और एक माघी फेस्टिवल है, यह भी पंजाब में ही मनाया जाता है। और माघी फेस्टिवल जो है, माघी त्यौहार या लोहड़ी के त्यौहार के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बार नवपारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। ये पूछा जाता है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, एक वहाँ पर हाथी अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य। ठीक है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल जो है यह लेह है। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और यह लेह जिले का मुख्यालय है और पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं और पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का यह घटना चक्र है। ठीक है, तो 3 वीडियो मैंने कवर कराया हिस्ट्री का, सॉरी 4 वीडियो हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैंने उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, चौथा प्रश्न है कि किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। देखिए, भारत की पहली महिला बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और इन्होंने सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। राइट आंसर सिडनी ओलंपिक 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पेना जो वाद्य यंत्र है यह कहाँ बजाया जाता है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर का एक मैतेई समुदाय है। ठीक है, मैतेई समुदाय याद रखेंगे। मैतेई समुदाय जो मणिपुर के है, वहाँ के लोगों का यह सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, और एक लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में, वहीं उसी त्यौहार में जो है इसको बजाया भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। तो देखिए, राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स, यह सतलुज नदी निकलती है। अच्छा, सतलुज नदी जो है यह नदी
से होकर के भारत में प्रवेश करती है, सतलुज नदी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये जो रोहतांग दर्रा से जो है, रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। और चिनाब नदी जो है फ्रेंड्स, चिनाब नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में, यह हिमालय के जो टांडी है वहीं पर यह चंद्रा और कौन सी नदी, भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलुज। उसके बाद देखिए, किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो कन्नौज को राजधानी बनाया था किस वंश ने? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, घटना चक्र वाला जो वीडियो है उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। 2011 से अब तक जितने भी बिहार एसएससी में, चाहे बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल हो, सेकंड सीजीएल हो, बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का हो, सेकंड इंटर लेवल का हो, पीटी और मेंस, दोनों के प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है एक वीडियो में। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग, और पुस्तक और लेखक से संबंधी अलग। अब साइंस बाकी है, इकोनॉमिक्स बाकी है, और जो मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न, विविध के प्रश्न हैं, वो बाकी हैं। सभी मैं करा दूंगा आपको। तो देखिए, अब फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है बताइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये रोहिंगटन मिस्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी से दिहांग नदी में पाएंगे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो हैं, यह दिबांग नदी है, लोहित नदी है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? और देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक के लिए हम लोग टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज ही ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा 10 जुलाई से। और देखिए, मात्र 149 रुपये इसका फी रखा गया है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और देखिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में, पेड ग्रुप के बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो इस पुस्तक को जुगल हंसराज ने लिखा है। अगला प्रश्न कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी जो थे, इनमें से कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म जो है 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर बम कांड, यह हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, इसमें क्या था? तो तत्कालीन जिलाधीश था किंग्सफोर्ड, इसकी गाड़ी पर बम फेंकने का, यानी कि इसको मारने का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। लेकिन गलती से जो बम गिरा था, ये कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की गाड़ी पर गिर गया था, वे मर गई थी। और इसी के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? अच्छा, यहाँ स्वतंत्र भारत पूछा गया है। अगर स्वतंत्र भारत न लगाया जाता तब सीके नायडू हो जाते स्वतंत्रता से पहले, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत लिखा गया है, इसीलिए राइट आंसर इसका लाला अमरनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगती है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये सूरज की रोशनी पर नहीं लगती है, बाकी सभी पर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। उसके बाद देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो देखिए, अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में बी डी सावरकर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी डी सावरकर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, जो ये अभिनव भारत था, पहले इसका नाम जो था मित्र मेला था। मित्र मेला जो संस्था था, इसका स्थापना 1899 में इन्होंने किया था, और बाद में इसी का नाम जो है 1904 में अभिनव भारत रखा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये किसके प्रयत्न से हुआ था? अच्छा, पहला अधिवेशन जो है यह पटना में हुआ था, दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, और किसके प्रयत्न से? तो श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह हुआ था पटना बांकीपुर में। तो यहाँ पर देखिए बांकीपुर दिया गया है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन माधोलकर थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
राजकुमार शुक्ल जो है ये किस गांव के निवासी थे? अच्छा, राजकुमार शुक्ल के बारे में आपको पता होगा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी और गांधी जी को इन्होंने चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था। यहाँ के जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा गांधी जी से बताई थी। तो ये जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली भरारबा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार और उड़ीसा के प्रथम गवर्नर थे। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 को उन्होंने पद ग्रहण किया था और 1921 में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर को और जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त किया था और जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ये कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस रोग के कारण हुई थी। 1833 में ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई थी और मिरात उल अखबार नामक पत्रिका इन्होंने शुरू किया था। मिरात उल अखबार, ठीक है, आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? तो एम एन रॉय ने लिखा है इसको। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो फ्रेंड्स ये सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था और सबसे ज्यादा इन्होंने अपना उपदेश श्रावस्ती में दिया था। तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु तो था यह हरेंक वंश का संस्थापक बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, तो यह हरेंक वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में बुलाया गया था अशोक के शासनकाल में, चौथा कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क के समय में। अच्छा, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला माकन जो है यह चीन के जिनजियांग प्रांत में है। चीन के जिनजियांग प्रांत में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए ये जो बाब अल मंडेव जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और इसकी स्थिति जो है वह कहाँ पर है, यानी कि यह किन देशों के मध्य में है? तो यह यमन और जिबूती के मध्य में है। यहाँ पर देखिए हारमुज जल संधि, हारमुज जो है यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और यह किसके बीच है? तो ओमान और ईरान के बीच है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद जो है यह सऊदी अरब की राजधानी है। सिडनी जो है राजधानी नहीं है, सिडनी जो है एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह चाइना है। चाइना विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है यह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भूमि। जबकि यहाँ पर जो नदियां दिया गया है, नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में से प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? अच्छा, टिस्को की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, 907। ठीक है, और यह झारखंड राज्य के टाटा नगर के नजदीक जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना किया था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है उस राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो भारतीय मुद्रा जो है यह छापा जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, जिसे इंडिया सिक्योरिटीज प्रेस कहते हैं,
नासिक में है यह करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये की छपाई नहीं करती है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो ये आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया था स्पीड पोस्ट सर्विस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, 1986 में। 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो वजीरिस्तान है यह किसका हिस्सा है? वजीरिस्तान जो है यह किसका हिस्सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है वजीरिस्तान। उसके बाद चलिए कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। 1977 में किया गया था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था इन्होंने। उसके बाद देखिएगा कि शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो यह लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से डेट सहित भी याद होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता जो है यह कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है फ्रेंड्स यह कब हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 1931 में तो हुआ था, सभी को याद है, लेकिन डेट भी इसका याद रखना है। तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। राइट आंसर इसका 1931 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। देखिए 29 मई 2008 को वहाँ की संविधान सभा के द्वारा देश को एक गणतंत्र घोषित किया गया था, लेकिन इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 29 मई 2009 को पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, विद्या देवी भंडारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा आज़ाद कश्मीर जो है यह भारत का हिस्सा है, यह भारत का हिस्सा है जिसको कि पाकिस्तान हड़प के रखा है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो यह उत्कीर्ण है खरोष्टी लिपि में, और इस शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, खरोष्टी। उसके बाद देखिए महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था, तो महमूद गजनी जो था यह उत्पन्न हुआ था यामनी वंश में। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिलाह की उपाधि दिया था। यामनी वंश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बलवन का मूल नाम क्या था? बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था, और बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। और ये पूछा गया है इसमें से कि किसने कहा था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बरनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल में विलय कब किया गया था? देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन पुनः बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है, 1911 में। तो राइट आंसर यहाँ 1911 हो जाएगा। 22 मार्च 1900 यहाँ लिख देता हूँ, 22 मार्च 1912 को जो है याद रखेंगे यह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था बिहार और उड़ीसा, और पुनः 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा और बिहार अस्तित्व में अलग अलग आए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में किसने पारित किया था? तो यह किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 में पहली बार रेल इसी के समय में चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में इसी के समय जो है पारित किया गया था। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी। उसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो पारित किया था लॉर्ड लिटन ने, और पुनः इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स यह शेर शाह सूरी ने करवाया था।
अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो यह गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के समीप। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, तो हरिश्चंद्र श्रेणी जो है यह भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। भीमा और गोदावरी नदियों के मध्य महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बांध के पीछे स्थित पानी, बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका यूनिट क्या है, तो कोई भी ऊर्जा है तो यह जूल इसकी इकाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। हालांकि बिल गेट्स के द्वारा इसकी घोषणा 10 नवंबर 1983 को की गई थी, लेकिन शुरू इसको किया गया था विंडोज 1.0 को लॉन्च किया गया था कब, तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1985 को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो फ्रेंड्स यह रासायनिक अभिक्रिया जो है यह माइलार्ड या मेलार्ड अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह अमीनो एसिड और शर्करा को कम करने के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निकोटीन पाया जाता है, तो देखिए निकोटीन जो है यह तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, चाय की पत्ती में कैफीन पाया जाता है, तो इसीलिए सुटेबल आंसर इसका तंबाकू की पत्ती हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था, तो इसका सत्यापन जो है किया था ओपेरिन ने। किसने, ओपेरिन ने किया था। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पर, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है यह कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर। इसका आंसर चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा H1N1 जो है वह अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस नाम से इसको जाना जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह है स्वाइन फ्लू। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डकटीन जो है यह प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है किससे, नीम से। ठीक है, नीम से यह प्राप्त किया जाता है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, चेचक के टीका को तैयार किया था किसने, तो एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, टीकाकरण की खोज ही एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक इनको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। ठीक है, अच्छा रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। आलू क्या है, आलू जो है यह क्या है, तना का रूपांतरण है, यानी कि यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, आलू में ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा DDT जो है यह जल प्रदूषक है, भूमि प्रदूषक है, यह वायु प्रदूषक नहीं है। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, 3 लोगों को दिया गया था, वाटसन एवं क्रिक को, साथ ही साथ मॉरिस विल्किंस को दिया गया था। वाटसन क्रिक है और मॉरिस विल्कन का भी नाम आप याद रखेंगे, मॉरिस विल्किंस को भी इनके साथ दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइलिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलिन के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि वायुव्य श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये 38 ATP उत्पन्न करती है। आपने पढ़ा भी होगा 38 ATP जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है, 5 किलोग्राम। अच्छा, सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4N2O होता है, CH4N2O होता है। अब इसका आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, कार्बन बताइए, कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये 60 आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 60 आएगा। क्लियर, कितना आएगा, 60 आएगा। और नंबर ऑफ मोल इसका निकाल लेंगे तो देखिए टोटल 5 किलोग्राम दिया गया, यानी कि 5000 ग्राम हो जाएगा। बटा कितना, 60 हमने निकाला तो ये कट जाएगा, तो ये 500 बटा 6 आ जाएगा। अब कितना कह रहा है, अब कहा जा रहा है आपसे कि इसमें नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत, नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है, गुना 2 नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे अब। उसके बाद देखिए जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग कैसा होगा? तो यह रंग जो होगा यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा यह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है? तो यह धातु कौन सी है? टाइटेनियम है। यह स्टील की तरह मजबूत होती है लेकिन इसका इस्पात से 45% हल्का वजन होता है, टाइटेनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 400 मिली एसिटिलीन के पूर्ण रूप से जलाने हेतु ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए? अच्छा, एसिटिलीन को जब जलाया जाता है, यानी कि एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, इसको जब जलाया जाता है तो क्या बनता है? इसको यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर बन जाएगा आपका वाटर। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैंने बैलेंस कर लिया है, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और इधर 2 हो जाएगा 2H2O। अब देखिए यहाँ पर कि 2 वॉल्यूम अगर CH2 का हम यहाँ पर जला रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 5 वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ 2 तो यहाँ पर 5 चाहिए। इसी प्रकार से अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है 400 मिली, कितना? 400 मिली। तो अब आप इसको आसानी से निकालेंगे। 1 वॉल्यूम एसिटिलीन के लिए कितना हो जाएगा? 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन हो जाएगा, 5/2। समझ में आ गया ना? 400 कहा गया है, गुना 400। इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा, 2 दूना 4 यानी कि 200 गुना 5 यानी कि 1000 मिलीलीटर क्लियर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका पावर ऑफ लेंस का पावर निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा? 1/f होता है और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको हम चेंज कर लेंगे किस में? इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 4 चला जाएगा तो ये 4 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यह लेंस उत्तल लेंस है क्योंकि इसकी क्षमता प्लस में दी गई है। उसके बाद देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं और साथ ही साथ अपना स्कोर जाते जाते कमेंट करेंगे। आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष जो है यह परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। इसीलिए इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद देखिए शरीर का वजन होता है, शरीर का जो वजन होता है बताइए। तो देखिए ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, इसीलिए शरीर का वजन ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा। ध्रुव पर क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा ध्रुव पर अधिकतम होगा। उसके बाद देखिए शरीर में किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, आपको पता भी होगा, घेंगा या ग्वाइटर। उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने जो है 2011 से अब तक पूछे गए हैं बिहार एसएससी में, अलग अलग कवर करवाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।